हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और लेसन प्लान वीडियो लेके आई हूँ जिसका विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन और उप विषय यानी कि प्रकरण हमारा है महाजनपद। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री लेवल के लिए। तो देखते हैं इस टॉपिक को किस तरीके से आप इनोवेटिव बना सकते हो और अच्छे से अपने स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने इस लेसन प्लान में चीज़ों को रखा है, एक्टिविटीज़ रखी हैं, TLMs यूज़ किए हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेसन प्लान आपको पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे लेसन प्लान्स मैं आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ। इसके अलावा अगर आप DLED, BEd या फिर टीचर ट्रेनी हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप इस तरह सेंटर में पाठ योजना लिखेंगे और फिर उसको सीरियल नंबर देंगे। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका का नाम, जिसमें आप अपना नेम लिखेंगे। फिर विषय हमारा क्या है, सामाजिक अध्ययन। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में इतिहास भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का लेसन प्लान है। उसके बाद उप विषय महाजनपद। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम उप विषय नहीं, प्रकरण होगा यहाँ पे, उप विषय तो हमारा इतिहास होगा। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो उप विषय है वो यहाँ पे आप टॉपिक का नेम भी लिख सकते हो। बाकी आपके टीचर ने आपको जैसा समझाया है आप उनके अकॉर्डिंग लिखें, क्योंकि आपका जो लेसन प्लान है, आपकी जब FCP होगी तो आपकी टीचर, आपकी ऑब्जर्वर आपको चेक करेगी। ठीक है, मैंने लेसन प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाया है जिस तरीके से हमें सिखाया गया है। तो कहीं पे अगर आपको लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद राइट साइड में हम लिखेंगे कक्षा, हमारी है 6th। दिनांक हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम जिस दिन लेसन प्लान डिलीवर करेंगे उस दिन के डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आती है अवधि, हमारी है 30 मिनट। इसके बाद बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ। विशिष्ट उद्देश्य किसके होंगे, इस टॉपिक के होंगे। तो देखते हैं महाजनपद जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले है विद्यार्थी महाजनपद के विषय में जानकर उसका प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। देन सेकेंड, विद्यार्थी भारतीय साहित्य व महाजनपदों के बारे में जान पाएंगे। भारतीय नागरिक होने के कारण हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसीलिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है विद्यार्थी उस समय की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन के बारे में जान पाएंगे कि उस टाइम पे किस तरीके के रूल करते थे, जो किंग्स वगैरह होते थे वो हम पे कैसे रूल करते थे, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी, कैसे घर होते थे, लोगों की लाइवलीहुड कैसे होती थी, तो उनके बारे में जान पाएंगे और बच्चे क्या अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद है सहायक सामग्री यानी कि TLM। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करूँगी। उसके अलावा जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनका विवरण करता हुआ एक चार्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इंडिया का बड़ा पॉलिटिकल मैप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप उस पर बच्चों को दिखा पाएँ कि 16 जो हमारे महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु, यानी कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले है प्रश्नोत्तर विधि, फिर है उदाहरण विधि, उसके बाद व्याख्यान विधि। अब इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं पूर्व ज्ञान, कि बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है। अगर बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो उनको एडवांस नॉलेज भी समझ में नहीं आएगा और वो टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे और हमारी टीचिंग क्या होगी, हमारी टीचिंग वहाँ पे यूज़फुल नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों को उसकी प्रीवियस नॉलेज हो। तो विद्यार्थियों महाजनपद व उनकी वर्तमान स्थिति तथा धार्मिक आंदोलनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिनसे हमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का आइडिया हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेबल बनानी है। पहली होती है क्रम संख्या, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर विद्यार्थी क्रिया।
तो पहला प्रश्न है, बहुत सारे गांवों से मिलकर क्या बनता है? तो बच्चे आंसर करेंगे जिला या जनपद। फिर सेकंड क्वेश्चन, कई जनपद या जिलों को मिलाकर क्या बनता है? तो बच्चे आंसर करेंगे मंडल। उसके बाद तीसरा प्रश्न, वैदिक काल में मंडल को क्या कहते थे? तो बच्चे बताएंगे महाजनपद। इसके बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि महाजनपद कितने थे? तो ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। इसको कंटिन्यू करेंगे हम हमारे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से, जिसको हम इंग्लिश में हेडिंग देते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक और हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। मैं साथ ही साथ में इंग्लिश में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इंग्लिश मीडियम में हैं, ताकि वो इस वीडियो को देख के इसके हेल्प से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें और वो अपना एक नया लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो उद्देश्य कथन बच्चों, आज हम महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद मेन क्लास आपकी स्टार्ट होती है, जिसको हेडिंग देते हैं प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको टेबल बनानी होगी। यूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, बट क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी डीएलएड कंप्लीट की है तो ये लेटेस्ट फॉर्मेट है जो हमें सिखाया गया है। इसमें क्या चेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला कॉलम है क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु। अब हम एक ही हेडिंग डाल देते हैं कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, और उसी के अंदर हम छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शाम पठ्य कार्य, ये तीनों को हम उसी में कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो वो बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्लियर लेसन प्लान बनाने के लिए हम उन्हें एक ही कॉलम में कंबाइन करके लिख देते हैं। और जो लास्ट टेबल होती है वो है मूल्यांकन की। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है जन से जनपद। यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे वैदिक काल में किसी कुल, जन, जाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का एक राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। आई होप लैंग्वेज इजी है, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हमारा होगा जन किसे कहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जन कौन लोग होते हैं, लोगों का समूह जो किसी एक पर्टिकुलर कुल के हों, जाति के हों, उन लोगों का समूह जन कहलाता था, और उन पे जो राज करता था वो उनका राजा कहलाता था। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा महाजनपद। बच्चों, आपका जनपद, जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है, कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। देन वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा इत्यादि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने और उपकरण आदि का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा बच्चों को एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि महाजनपद क्या होता है। डिटेल में अगर बताएं तो जो मगध साम्राज्य था वो भी एक बहुत बड़ा महाजनपद था, और उसने अपनी जोग्राफिकल जो उसकी लोकेशन थी, सिचुएशन थी, उसका फ़ायदा उठा के उसने अपना जो एरिया था उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। फिर लास्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट है महाजनपदों की संख्या। छात्र अध्यापिका बताती हैं, जब अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर महाजनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र में राजा का अध्यक्ष राजा होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। गणतंत्र शासन संघ के द्वारा होता था, और जो गणतंत्र शासन था, रिपब्लिक था, वो
जो वहाँ का संघ है उनके द्वारा राजा चुना जाता था। 16 महाजनपदों का विवरण प्रस्तुत चार्ट की सहायता से बताया गया है। अब यहाँ पे हम 16 में से 4 प्रमुख महाजनपदों का नाम बताएं। इस तरीके से आप अपने क्लास के बीच बीच में बच्चों का टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी का आधुनिक नाम क्या है? देन कंटिन्यू करते हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वंजी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह संपूर्ण वंजी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। मगध, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जो बिहार वाला एरिया है वो पहले मगध हुआ करता था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्यों था? उसकी जोग्राफिकल जो लोकेशन थी, जो सिचुएशन थी, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। देन यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले 2 महाजनपदों का नाम बताइए। तो आपने जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया, बच्चे उसके बेसिस पे आपके इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, उन्हें समझ में आया। उसके बाद निरीक्षण कार्य टीचर देखती है, बच्चों का निरीक्षण करती है। विद्यार्थियों को शाम पट्ट पे लिखे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगी और छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेंगी कि बच्चे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे अपने नोटबुक में नोट कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद है पुनरावृत्ति, यानी कि रिकैप्चुलेट। हम एक बार क्लास को बाइंड अप करने से पहले रिकैप्चुलेट करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो प्रश्न 1 है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अभी हमने एक बुक का नाम इसमें हमने बार बार पढ़ा, तो बच्चे उस बुक का यहाँ पे नाम बताएंगे। फिर है प्रश्न 2, 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे? एक तो राजतंत्र वाले थे और 2 गणतंत्र वाले थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, महाजनपद वंजी की राजधानी क्या थी? प्रश्न 4, कुरु का आधुनिक क्षेत्र क्या है? तो इस तरीके से आप अपने क्लास के बेस पे कुछ क्वेश्चंस या कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों से करवा सकते हो, ताकि आप उस टॉपिक को एक बार रिकैप्चुलेट कर सको। फिर गृह कार्य, जिसको हम अधिगम विस्तार भी बोलते हैं। विद्यार्थी घर से 12 महाजनपदों की सूची लिख कर लाएंगे कि जो हमारे 16 महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम थे, उनकी कहाँ लोकेशन थी, इसके बारे में बच्चे सर्च करेंगे और अपनी नोटबुक में लिख के लाएंगे। तो इस तरीके से आप भी कुछ एक क्रिएटिव होमवर्क बच्चों के लिए दे सकते हैं। आई होप आज का लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। एंड येस, अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स टोटली फ्री टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।